ये मेरे साथ देखो जी, अनुवांशिकी चैप्टर चल रहा था। अनुवांशिकी के बारे में पढ़े हैं कि अनुवांशिकी जीव विज्ञान का वह शाखा है जिससे अंतर्गत मात्र दो चीजों का अध्ययन किया जाता है। कितने चीजों का? दो चीजों का। पहला वंशानुगति, दूसरा विविधता। दूसरा पॉइंट ये पढ़े थे कि अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? तो बेटसन ने दिया था। किसने दिया था? बेटसन ने। आगे कुछ महत्वपूर्ण शब्द देख रहे हैं तो उसमें पहला वाला आया था कारक। कौन सा आया था जी? कारक। कारक शब्द किसने दिया था? मेंडल ने। किसने दिया था? मेंडल ने। और यही बात कारक के बारे में सबसे पहले मेंडल ने बताया कि कुछ ना कुछ ऐसे रसायन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहे हैं। बाद में उन कारक का नाम बदल के क्या रखा गया जी? जीन। किसने रखा था? जोहानसन ने। ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द आया था एलील। एक जोड़ी जीन जो एक लक्षण को निर्धारित करते हैं समजात गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। ठीक है ना। कहां पर पाए जाते हैं? समजात गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। और एलील शब्द किसने दिया था? तो बेटसन। किसने? बेटसन। बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट शब्द आया था समयुग्मनज और चौथा आया था विषम युग्मनज। यानी कि वह युग्मनज जिसमें जीन का जोड़ा एक समान है उसको समयुग्मनज बोलते हैं और जिसके अंदर विभिन्न होते हैं उसको क्या बोलते हैं? विषम युग्मनज बोलते हैं। ठीक है ना। अगला ध्यान से सुनना। अगला वाला आता है कौन सा? चार वाला पांचवा को बोलते हैं जीन प्रारूप। जीन प्रारूप और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप के तीनों टाइप जी? जीनोटाइप। सही है ना। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है जीनोटाइप। जीनोटाइप। और एक छंगा वर्ड पढ़ना है अपने को, वो होता है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है। फिनोटाइप याद करो। मान लेते ये कोई नर का शुक्राणु है और ये मादा का अंडाणु है। इसके अंदर कितने होंगे जी? 23। और इसके अंदर कितने होंगे? 23। इन दोनों में से एक एक निकाल करके अगर ये दोनों जाएंगे किसी के अंदर तो कितने हो जाएंगे? 46। कितने हो जाएंगे? 46। मान के चलते ये पिता वाले के शरीर से जो गुणसूत्र आ रहा था वो गुणसूत्र नंबर दूसरा और उसके ऊपर एक जीन मिल रहा था कैपिटल टी। क्या मिल रहा था? कैपिटल टी। माता के शरीर से गुणसूत्र आ रहा था गुणसूत्र नंबर 5वां और इसके ऊपर एक जीन मिल रहा था स्मॉल टी। क्या मिल रहा था? स्मॉल टी। ये बात बताओ, जब यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी आएंगे तो ये दोनों मिलकर के इस बच्चे में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। और तुम लोग पीछे पढ़ चुके हो कि एक जोड़ी जीन एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। ये बताओ अगर ये सिंगल होगा, अकेले होगा तो कोई लक्षण उत्पन्न करेगा? नहीं करेगा। और जो दो जीन आते हैं, एक माता से आता है, एक किससे आता है? पिता से आता है। तो यहाँ पर अगर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा है तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। कैपिटल टी और स्मॉल टी। या मान लेते हैं पिता के शरीर से कैपिटल टी वाला आया और माता के शरीर से भी कैपिटल टी आया तो क्या हो जाएगा? कैपिटल टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या ऐसा मान के चल रहा है कि पिता के शरीर से आया स्मॉल टी और माता के शरीर से भी मिला, वो भी कौन सा था? स्मॉल टी। दिख रहा है ना। मतलब ये कंडीशन हो सकता है। तो इन्हीं को लिख के, अगर तुम जीन को लिख के दिखा रहे हो उसी को बोला जाता है क्या? जीन प्रारूप। क्या कहा जाता है? जीन प्रारूप। अगर किसी युग्मनज के अंदर जो जीन उपस्थित है उसको सिंबल से लिख के कॉपी पे दिखा रहे हो उसको क्या बोलते हैं? जीन प्रारूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन प्रारूप कहा जाता है। क्लियर है ना। अगला सुनना। लक्षण प्रारूप किसको बोलते हैं? अब ये जीन जिसके अंदर होगा, अगर ये जीन कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी होगा, ये कैसा बनेगा? लंबा। ये भी कैसा बनेगा? लंबा। ये कैसा बनेगा? बौना। ठीक है ना। ये बात बताओ, क्या लक्षण को कोई पादप लंबा है या बौना है, क्या उसको हम बाहर से नहीं देख सकते? उसके लक्षण को देख सकते हैं? नहीं सकते। तो क्या लक्षण को, जो जिन लक्षणों को हम बाहर से देख सकते हैं उनको बोलते हैं लक्षण प्रारूप। क्लियर है ना। और इन लक्षण प्रारूपों को रेगुलेट कौन कर रहा है? जीन प्रारूप। क्या कर रहा है? जीन प्रारूप। यानी ये वाला जीन तो बाहर से नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन अंदर से क्या कर रहा है? हमको दिखते नहीं है। अगर लिख के दिखा रहे हैं तो इसको बोलते हैं जीन प्रारूप।
और जो लक्षण बाहर से हमको दिखेगा उसको बोलते हैं क्या, लक्षण प्रारूप। अब ये बताओ अगर किसी के अंदर कैपिटल टी हो गया तो वो लंबा बनेगा, ये बात बताओ क्या ये जीन प्रारूप इसको रेगुलेट किया है कि नहीं किया, मतलब नियंत्रित किया है कि नहीं किया है। अगर किसी के अंदर स्मॉल टी हो गया तो वो पौधा बौना बनेगा, तो क्या जीन प्रारूप उत्तरदायी नहीं है क्या कि लक्षण उसके जो बाहरी वाले लक्षण दिख रहे हैं वो जीन प्रारूप के वजह से ही दिख रहा है। कोई पौधा लंबा होगा कि बौना होगा ये डिसाइड कौन कर रहा है, तो जीन प्रारूप कर रहा है, ठीक है ना, तो क्लियर हो गया ना। अच्छा एक ध्यान से सुनना, जो 7वां वर्ड आ रहा है इंपॉर्टेंट, 7वां होता है प्रभावी, प्रभावी और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डोमिनेंस, डोमिनेंस। और 8वां वर्ड आता है अप्रभावी, इसको बोलते हैं हिंदी में अंग्रेजी में रिसेसिव, रिसेसिव क्या होता है, एक होता है प्रभावी एक होता है अप्रभावी। ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल सुनो। मान के चलते हैं यहाँ पर सीट पर कहीं आमंत्रित किया जाए दो नेताओं को, एक योगी जी आए और एक अजय कुमार लल्लू आए। कौन है, एक योगी जी आए एक अजय कुमार लल्लू आए। तो ये बताओ योगी जी में और अजय कुमार लल्लू में इज्जत किसको ज्यादा मिलेगा, योगी जी को, क्यों, वो प्रभावी है। तो प्रभावी होने का मतलब ये होगा कि वो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं और अजय कुमार के लल्लू के लक्षण को क्या कर दिए हैं, दबा दिए हैं। तो जो कैपिटल वाले होते हैं तो जो अपने लक्षण को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, उनको प्रभावी बोलते हैं। जो अपने लक्षण को अभिव्यक्त नहीं कर पाते उनको क्या बोलते हैं, अप्रभावी बोलते हैं। जैसे कि ध्यान से देखो ना, यहाँ पर एक पौधा है, ये वाला भी एक पौधा है और यहाँ पर भी एक पौधा एक छोटा सा है, एक और पौधा है जो कि ये भी बड़ा है, एक और पौधा है जो कि ये भी बड़ा है, एक और पौधा है जो कि ये भी बड़ा है। ये बताओ इन बड़े वाले पौधों में क्या ये छोटा वाला पौधा अपना लक्षण अभिव्यक्त कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इन बड़े वालों ने अपना प्रकोप दिखा करके इसको क्या करते हैं, इसके लक्षण को दबा दिया है। यानी कि जो अपने लक्षण को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं, उनको प्रभावी बोलते हैं। जो अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अप्रभावी बोला जाता है। क्लियर है ना इतना। अब रही बात, ध्यान से सुनना, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप इन दोनों शब्द को किसने दिया था। तो जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप शब्द को एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोहानसन। क्या नाम था जी, जोहानसन वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप दोनों शब्द दिए थे। और कारक का नाम बदल के जीन शब्द भी किसने रखा था, तो जोहानसन ने। किसने रखा था, जोहानसन ने। एडी लगाओ, जीन प्रारूप। देखो जेनेटिक्स के पिता किसको कहते हैं जी, मेंडल को। तो मेंडल के बारे में तो जानना पड़ेगा ना, तो आइए जान लेते हैं थोड़ा सा। तो हेडी लगा देना मेंडलिज्म, यानी कि मेंडलवाद। मेंडलिज्म हिंदी में इसको बोलते हैं मेंडलवाद। अब मेंडलवाद क्या होता है, ध्यान सुनना। मेंडल ने किसके ऊपर कार्य किया जी, किस पौधे पे कार्य किया, क्या निष्कर्ष निकला, क्या रिजल्ट दिए, ये सभी को ही क्या बुलाता है, मेंडलवाद का। यानी कि मेंडल क्या किए, क्या देखिए, क्या बताए, उसी को क्या कहा जाता है, मेंडलवाद कहा जाता है। तो ध्यान से सुनते रहना। मेंडल का जन्म, मेंडल के बारे में पढ़ गए। तो पहला पॉइंट यहाँ इसके अंदर पढ़ेंगे, मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पर, ऑस्ट्रिया, याद रहेगा ना। यानी मेंडल का जन्म सन 1822 में कहाँ पर हुआ था जी, ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पर, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये एक क्या थे, मॉन्क थे, पादरी थे, जो वहां पे कार्य वगैरह करते थे। इन्होंने पढ़ाई अपने कर रखी थी किस चीज में, फिजिक्स पढ़े थे, मैथमेटिक्स पढ़े थे, बायोलॉजी पढ़े थे, फिजिक्स मैथ बायो सब पढ़े हुए थे। तो इन्होंने अपना एक रिसर्च किया, कार्य करना शुरू किया 1956 में, सॉरी 1856 में कार्य किया कब, 1856 से लेकर के 1800 कितना तक,
तक। कितना तक जी? 1856 से 1863 तक कार्य किया, यानी कि 7 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष। 7 वर्ष तक उन्होंने अपना कार्य किया। और किसके ऊपर किया था ये ध्यान रखना? मटर के पौधे पर। वो भी मटर का कौन सा? उद्यान मटर। उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम मत भूलिएगा, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उद्यान मटर, देखो दो मटर होता है, एक जंगली मटर, एक होता है उद्यान मटर जिसको गार्डन पी कहा जाता है, जो अपने यहाँ हम उगाते हैं, जिसको खाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने देखना जन्म कब हुआ है? 1822 में। जगह का नाम क्या है? ऑस्ट्रिया। कार्य किए कब? 1856 से 1863 तक, यानी कि 7 साल तक किस पे कार्य किया था? उद्यान मटर यानी कि पाइसन सटाइवम के ऊपर अपना क्या किया था? कार्य किया था। यानी एमबीबीएस की डिग्री 5.5 साल की होती है, 5.5 साल की होती है। और ये कितने किए हैं? 7 वर्ष तक काम किए हैं। लेकिन इन्होंने इतना काम करने के बाद अपने रिजल्ट को छापा। ध्यान से सुनना, रिजल्ट को छापा कब जी? 1865 में। कितना में? 1865 में अपने रिजल्ट को छापा। रिजल्ट को छापा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, ध्यान सुनना। 1856 से 1863 तक, यानी कि 7 साल अपना कार्य किए थे। कार्य करने के बाद से जो भी उनको दिखा मिला, 1865 में उन्होंने छापा। क्या किया? छापा, अपने कार्य को बताया। तो ध्यान से देखो कहां पर बता रहे हैं, वहां पे पहले वैज्ञानिकों की सोसाइटी हुआ करती थी। तो इन्होंने एक अखबार पत्रिका जिसको कहा जाता है, जिसको रिसर्च पेपर कहते हैं, उस रिसर्च पेपर में उन्होंने क्या किया? अपने काम को पब्लिश किया, छापा। और उस रिसर्च पेपर का नाम क्या था? नाम सुनना, किसमें छापा था? याद रहे तो ठीक, नहीं हो तो वो ठीक, नेचर फॉर सेंडरवेरी। उस रिसर्च पेपर का क्या नाम था जी? नेचर फॉर सेंडरवेरी। क्लियर है इतना चीज? जन्म कब हुआ था? 1822 में। कहां पर? ऑस्ट्रिया में। उन्होंने अपना कार्य किया उद्यान मटर पर। उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसन सटाइवम। कब किए थे? 1856 से 1863 तक, यानी कि 7 वर्ष तक। और जब इतना कार्य करने के बाद जो भी उनको निष्कर्ष मिला, उन्होंने अपने रिजल्ट को 1865 में छापा, एक पत्र के ऊपर, रिसर्च पेपर के ऊपर, जिसका नाम था नेचर फॉर सेंडरवेरी। क्या हो गया था? नेचर फॉर सेंडरवेरी। और इनकी मृत्यु हो गई थी कब? ध्यान से सुनना, मृत्यु हो गया था 1884 में। कितना में? 1884 में, एक रोग की वजह से, रोग से, जो कि जिसका रोग का नाम था ब्राइट डिजीज। क्या नाम था जी? ब्राइट डिजीज, जो कि किससे संबंधित है? किडनी से। किससे संबंधित है? किडनी से। क्लियर है कि नहीं? इतना ध्यान से देखो, जन्म कब हुआ? 1822 में। उन्होंने अपना कार्य कब शुरू किया था? 1856 से 1863 में। और उद्यान मटर के ऊपर किया था। 1865 में उन्होंने अपने रिजल्ट को छापा, लोगों को बताया। लेकिन 1884 में उनकी मृत्यु हो गई। इतना करने के बाद भी उन्होंने, उनके काम को किसी ने नहीं पहचाना। क्या क्या? उनके काम को किसी ने नहीं पहचाना। ये बंदा इतना, मतलब अगर मेंडल नहीं आए होते, मेंडल की बात के ना मानने की वजह से हम लोग 50 साल पीछे हो गए। क्या हो गया? 50 साल पीछे हो गए। अगर उस जमाने में वैज्ञानिक इनके बात मान लिए होते तो 50 साल आगे होते। इतने बड़े वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने इतना कार्य किया और बताया, अपने कार्य को बताया, लेकिन किसी ने, वैज्ञानिक ने इनकी बात को नहीं माना। फिर से दोबारा भाई, जब इनके काम को किसी ने नहीं माना, किसी ने सराहना नहीं की, कोई वैज्ञानिक उतना महत्व नहीं दिए, तो फिर मेंडल को ही जेनेटिक्स के पिता क्यों कहा जाता है? मेंडल को ही जेनेटिक्स के पिता क्यों कहा जाता है? नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, कहीं ना कहीं खोजा गया। तब बाद में 16 साल बाद, कितना साल बाद? 16 वर्ष बाद, 16 साल बाद। अब 1884 में 16 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा जी? 1900 में 3 वैज्ञानिकों द्वारा इनके मेंडल के कार्य को पुनः खोजा। यानी कि 16 साल बाद, मरने के 16 साल बाद 3 वैज्ञानिक आए। 16 साल बाद यानी कि 1990 में 3 वैज्ञानिक आए और इनके कार्य को पुनः खोजा। और वो 3 वैज्ञानिक कौन थे? नाम सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 वैज्ञानिक में पहला वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस।
पहले वैज्ञानिक का क्या नाम था? कार्ल कोरेक्स। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। कहाँ के रहने वाले थे जी? जर्मनी के। कार्य किस पर किया था उन्होंने? मक्के पर। किसके ऊपर? मक्के के ऊपर। मक्के के ऊपर जो उन्होंने कार्य किया और अपना रिजल्ट देने गए तो देखा कि वो तरीके हमसे पहले एक वैज्ञानिक मेंडल रह चुके हैं जो कि यही रिजल्ट दे चुके हैं। क्या कर चुके हैं? ये रिजल्ट दे चुके हैं। दूसरा वैज्ञानिक का नाम याद रखना, ह्यूगो डी व्रीस। ह्यूगो डी व्रीस। ह्यूगो डी व्रीस। ह्यूगो डी व्रीस कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के। कहाँ के जी? हॉलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने अपना काम किया था प्रिमरोज के ऊपर। किसके ऊपर? प्रिमरोज के ऊपर। और जब इन्होंने काम किया और बाद में रिजल्ट इनको मिला तो इन्होंने भी देखा कि हमारे से पहले एक वैज्ञानिक रह चुके हैं जिन्होंने इस रिजल्ट को दे चुका है। तीसरा वैज्ञानिक थे, नाम सुनना इनका, एरिक ओन टेसरमार्क। और ये कहाँ कराने वाले थे? वही कराने वाले थे जहाँ के कौन थे? मेंडल थे, यानी कि ऑस्ट्रिया के थे। और इनका कोई स्पेसिफिक कोई पौधा नहीं है, ठीक है ना। यानी कि तीन में ध्यान से देख रहे हो इस कहानी को। मेंडल का जन्म कब हुआ था जी? 1822 में। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में। कार्य कब किया? 1856 से 1863 तक, यानी कि 7 वर्षों तक उन्होंने कार्य किया। कार्य करने के बाद जो उनको दिखा मिला, उन्होंने सन 1865 में छापा। किसमें? नेचर फॉर स्कैंडरबेरी में, एक पत्रिका के ऊपर, रिसर्च पेपर के ऊपर छापा। लेकिन उनके कार्य को कोई सराहना नहीं मिली। 1884 में उनको एक किडनी से संबंधित ब्राइट रोग हुआ, ब्राइट डिजीज हुआ, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और उनके मृत्यु के 16 वर्ष बाद 1900 में 3 वैज्ञानिकों द्वारा उनके कार्य को पुनः खोजा गया था। जो 3 वैज्ञानिक थे, पहला कौन से थे? कार्ल कोरेंस, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। उन्होंने मक्के के ऊपर अपना कार्य किया था। दूसरा था ह्यूगो डी व्रीस, जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने एक प्रिमरोज के ऊपर कार्य किया था। और तीसरे थे एरिक ओन टेसरमार्क, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इनका कोई स्पेसिफिक पौधा नहीं है, बहुत के ऊपर कार्य किया था। जब इन तीनों वैज्ञानिकों ने कार्य किया और अपने रिजल्ट को देखा तो देखा कि हमसे पहले कोई वैज्ञानिक थे मेंडल, उन्होंने इस रिजल्ट को क्या कर चुके हैं? दे चुके हैं। देखो, मेंडल ने अपने जीवन में कभी भी कोई नियम नहीं दिया था। मेंडल के 2 नियम पढ़ते हैं ना, मेंडल ने अपने नियम नहीं दिए थे। ये वैसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने उसके नियम को, उनके बताई हुई बातों को नियम पर लेके आए। क्या किए? नियम पर लेके आए। इन्होंने ऐसे छाप दिया था कि ऐसा होता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाद में जब इन वैज्ञानिकों ने पढ़ा देखा तो उनकी कही हुई बातों को नियम पर लेके आ गए। क्या कर दिए? नियम पर लेके आए, छापिए इसको।